वेलकम फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल ओपन बुक ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज से इस चैनल पर टेस्ट सीरीज की एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह श्रृंखला बहुत पसंद आएगी। तो बिना विलंब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी हो तो बच्चों में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले एक ट्रिकी अप्रोच का सहारा लेंगे और उसके माध्यम से इस टाइप के प्रश्न को आसानी से बनाया जा सकता है। मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह बी है। तो हम लिख लेते हैं एक तरफ पिता और दूसरी तरफ माता, और इस तरफ लिख लेते हैं कि बच्चों में कौन कौन सी संभावना हो सकती है। यहाँ एग्जाम्पल स्वरूप कर रहा था, पिता का जो है ए है, माता का बी है, तो बच्चों में क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, सबको जोड़ा बना लेंगे। मतलब ए को भी जोड़ा बना लेना है और बी को भी जोड़ा बना लेना है। तो जोड़ा कैसे बनाएंगे, तो जोड़ा ओ दे के बनाना है। यहाँ पे भी ओ दे के जोड़ा बना लिए, यहाँ पे भी ओ दे के जोड़ा बना लिए, और इसके बाद इसको गुना कर देना है। तो गुना कीजिएगा तो ओ गुना ओ, ये हो जाएगा ओ, ओ गुना बी, ये हो जाएगा ओ बी, ए गुना ओ, ये हो जाएगा ए ओ, ए गुना बी, ये हो जाएगा ए बी। अब चूँकि अपने मन से हमने जोड़ा बनाने के लिए ओ का प्रयोग किया था, इसलिए जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा ओ है उस ओ को हटा देना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ओ है, इसको भी हटा दिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा ओ है, इसको भी हटा दिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा ओ है, इसको भी हटा दिए। तो बच क्या गया, ओ बी ए और ए बी। तो कहने का अर्थ है, अगर माता का ब्लड ग्रुप बी, पिता का ब्लड ग्रुप ए, तो बच्चों में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो ओ होगा, बी होगा, ए होगा और ए बी होगा। एक एग्जाम्पल और हम समझाते हैं। जैसे कि बोल दे कि पिता का रक्त समूह ओ है और माता का रक्त समूह ए बी है, तो बच्चों में कौन सा रक्त समूह होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे चूँकि पहले से ही जोड़ा बना हुआ है, यहाँ पे सिंगल है, तो इसको भी हम जोड़ा बना लेते हैं। तो जोड़ा बनाने के लिए ओ से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लगा देंगे, उसके बाद इसको गुना कर देंगे। गुना करने के बाद ओ गुना ए, तो ये हो जाएगा ओ ए, ओ गुना बी, तो ये हो जाएगा ओ बी, ओ गुना ए तो ओ ए, ओ गुना बी तो ओ बी। चूँकि हमने एक्स्ट्रा ओ लगाया था जोड़ा बनाने के लिए, इसलिए जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा ओ है उसको हटा देंगे। तो ओ यहाँ से हटा दिए, ओ यहाँ से हटा दिए, ओ यहाँ से भी हटा दिए और ओ यहाँ से भी हटा दिए। क्या बच गया, तो बच गया ए बी ए बी। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि ए जो है 2 बार रिपीट हो गया है, तो हम सिर्फ इसको एक बार लिख लेंगे, और बी भी जो है 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसको भी हम लोग सिर्फ एक बार लिख लेंगे। तो इस प्रकार से अगर पिता का रक्त समूह ओ, माता का रक्त समूह ए बी हो, तो बच्चों में कौन कौन सा समूह हो सकता है, तो बच्चों में ए हो सकता है और बी हो सकता है। इसी प्रकार से आप अपने मन से जो है कुछ एग्ज़ाम को डाल के और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो उसको बनाने में आप बिल्कुल रेडी हो सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम का सहायता लेते हैं, ताकि आपको ये समझ में बिल्कुल बेहतर तरीके से आए। तो आइए एक डायग्राम लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है मानव पाचन तंत्र है। ये हम लोग जब भी भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन जो है वो मानव के मुख में जाता है, और इस मुख में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि। और इस लार ग्रंथि से 2 हार्मोन का स्रावन होता है, मतलब 2 हार्मोन निकलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं टाइलिन, क्या करते हैं, टाइलिन। और दूसरा हार्मोन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमाइलोप्सिन,
क्या बोलते हैं दोस्तों, एमाइलोप्सिन। तो टाइलिन हार्मोन का क्या काम है, तो टाइलिन हार्मोन जो है हमारे जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं भोजन के रूप में, तो इस कार्बोहाइड्रेट में मंड पाया जाता है और इस मंड को ये टाइलिन माल्टोज में तोड़ देता है। मंड को किस में तोड़ता है, माल्टोज में। जबकि एमाइलोप्सिन का क्या वर्क है, तो एमाइलोप्सिन जो है वो हमारे भोजन के साथ जो भी हानिकारक जीवाणु विषाणु आते हैं उस जीवाणु विषाणु को मारने का काम करता है। कौन, एमाइलोप्सिन। तो लार में दो ग्रंथि है, टाइलिन, एमाइलोप्सिन। टाइलिन जो है वो मंड को माल्टोज में तोड़ता है और एमाइलोप्सिन क्या करता है, तो जीवाणु और विषाणु को मारने का काम करता है, जो हानिकारक जीवाणु विषाणु हमारे भोजन के साथ आ जाता है उनको। उसके बाद भोजन जो है वो मुख से आगे बढ़ता है और इस नली के माध्यम से भोजन अमाशय में प्रवेश कर जाता है। इस अमाशय में जैसे प्रवेश करता है तो अमाशय में एक ग्रंथि होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। तो प्रश्न पूछे कि जठर ग्रंथि कहाँ होती है, तो अमाशय में होती है। और इस जठर ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन को हम लोग बोलते हैं पेप्सिन और दूसरे को बोलते हैं हम लोग रेनिन। इस पेप्सिन का क्या काम है, तो इस पेप्सिन का काम है कि हम भोजन के रूप में जो भी प्रोटीन का प्रयोग करते हैं उस प्रोटीन को पचाना। तो ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है कौन, पेप्सिन। और रेनिन का क्या काम है कि अगर हम भोजन के रूप में दूध का सेवन किए हैं तो रेनिन जो है इस दूध के जो प्रोटीन होता है दूध में, उस दूध के प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। कौन, रेनिन। इसके अलावा इस जठर ग्रंथि में एक HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस HCl का क्या कार्य है, तो इस HCl का कार्य है भोजन को अम्लीय बना देना। चूँकि ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसलिए जो है ये भोजन को क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। तो जठर ग्रंथि से दो एंजाइम और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है और HCl क्या करता है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है। उसके बाद करीब 4 घंटे तक इसी अमाशय में भोजन पड़ा रहता है और उसके बाद भोजन जो है वो इस अमाशय से निकलकर इस अग्नाशय में प्रवेश करता है। जैसे ये अग्नाशय में प्रवेश करता है तो अग्नाशय के मुख पर ही इस यकृत से, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस यकृत से एक रस निकलता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पित्तरस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस इससे निकलकर और अग्नाशय के मुख पर जाकर जो है ये बाइल जूस जो है भोजन के साथ मिल जाता है और भोजन को ये जो अम्लीय माध्यम में आ रहा था वो अम्लीय माध्यम से भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तन कर देता है। कौन परिवर्तन कर देता है, ये बाइल जूस, पित्तरस परिवर्तन कर देता है और उसके बाद भोजन क्षारीय माध्यम में इस अग्नाशय में प्रवेश करता है। और जैसे अग्नाशय में प्रवेश करता है तो अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। पहला एंजाइम क्या है, ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम जो है वो है एमाइलेज और तीसरा जो एंजाइम है वो है लाइपेज। तो अग्नाशय से 3 एंजाइम निकल रहे हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम है, तो ट्रिप्सिन का काम है कि जो प्रोटीन ये पेप्सिन एंजाइम से नहीं पच पाया था तो जो रेस्ट बच गया था प्रोटीन, उस प्रोटीन को इस ट्रिप्सिन एंजाइम जो है पचाने का कार्य करता है। और ये ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, तो प्रोटीन को सरल यौगिक पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। किस में, तो पॉलीपेप्टाइड्स में। कौन, ट्रिप्सिन। उसके बाद है एमाइलेज। तो एमाइलेज का क्या काम है, तो एमाइलेज जिस प्रकार से टाइलिन मंड को माल्टोज में तोड़ रहा था उसी प्रकार से एमाइलेज भी जो है मंड को शर्करा में बदलता है, मंड को शर्करा में बदल देता है। और जबकि लाइपेज का क्या वर्क है, तो लाइपेज का वर्क है कि हम भोजन के रूप में जो वसा का प्रयोग करते हैं उस वसा का पाचन करना। और वसा का पाचन किस रूप में करता है,
तो वसा को ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इसमें तोड़ देता है। कौन? लाइपेज। तो इस प्रकार से अग्नाशय से 3 एंजाइम था, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ रहा था, एमाइलेज जो है मंड को शर्कराओं में बदल रहा था, और लाइपेज जो है ये वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ रहा था। उसके बाद भोजन जो है इस अग्नाशय से आगे बढ़ती है और ये पहुंच जाती है छोटी आंत में, और छोटी आंत में लगभग जितने भी हम भोजन के रूप में लेते हैं वो सारे पचाने वाले एंजाइम मौजूद होते हैं छोटी आंत में को, और ये लगभग भोजन छोटी आंत में पच जाता है। अगर पूछे कि छोटी आंत में कौन कौन सी एंजाइम पाए जाते हैं तो याद रखिएगा, इस छोटी आंत में इरेप्सिन, उसके बाद दूसरा माल्टेज, तीसरा लैक्टेज, चौथा सुक्रीज और पांचवा लाइपेज। ये 5 प्रकार के एंजाइम छोटी आंत में पाए जाते हैं और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। उसके बाद जो भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ है वो खून के माध्यम से शरीर में समा जाता है, जबकि अनुपयोगी पदार्थ जो है ये आप बड़ी आंत के माध्यम से, ये गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हमारे शरीर के पाचन ग्रंथि काम करते हैं, कौन कौन से मुख्य ग्रंथि हैं और उनसे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। तो ओवरऑल ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर प्रश्न पूछे कि जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो पेप्सिन ये जठर ग्रंथि से मिल रहा था। इसके साथ और क्या था? रेनिन था, और क्या था? HCl था। ट्रिप्सिन ये कहाँ था? तो ये आपका अग्नाशय में था, ट्रिप्सिन। लाइपेज ये भी आपका अग्नाशय में था, और लैक्टेज ये कहाँ था? तो छोटी आंत में था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शरीर का कौन सा भाग शुद्ध रक्त को ले जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए एक डायग्राम हम लेते हैं और आपको बिल्कुल समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे हृदय का एक बनावट है। इस हृदय को 4 भागों में बांटा गया है। आप देखिएगा तो सबसे पहले ये 2 भागों में ऐसे बटा हुआ, एक भाग तो ये हो गई और दूसरा भाग जो है ये हो गया। चूँकि ये भाग बाएं तरफ है इसलिए इसको हम लोग बायां भाग बोलेंगे, और ये भाग दाएं तरफ है इसको हम लोग दायां भाग कहेंगे। उसके बाद जब देखिएगा इस बाएं भाग को भी तो 2 भागों में बांटा गया। ये ऐसे आप देख रहे होंगे, एक भाग ऊपर हो गया और दूसरा भाग नीचे हो गया। उसी प्रकार से दाएं तरफ भी चलेंगे तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक भाग इधर हो गया और दूसरा भाग इधर हो गया। तो बाएं वाले भाग में आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जो है उसको हम लोग बोलते हैं बायां आलिंद, और दाएं वाले भाग में जो ऊपर की तरफ है उसको हम लोग बोलते हैं दायां आलिंद। मतलब ऊपर वाले भाग को हम लोग आलिंद कहेंगे और नीचे वाले भाग को हम लोग नीलय कहेंगे। तो चूंकि ये बायां तरफ है तो ये बायां आलिंद हो गया और बायां नीलय हो गया। ये दायां तरफ है तो ये दायां आलिंद हो गया और ये दायां नीलय हो गया। उसके बाद दोनों इस इस हृदय के दोनों तरफ हमारे 2 फेफड़ा अवस्थित होते हैं। बायां तरफ को बायां फेफड़ा कहेंगे, ये बायां फेफड़ा हो गया और ये दायां फेफड़ा हो गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि हम जब भी सांस के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ये ऑक्सीजन इसी फेफड़ा में आता है, और यहाँ पर जो है रक्त का जो है संचार होते रहता है। तो इसी रक्त के साथ ये ऑक्सीजन मिल जाता है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद इस रक्त को हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं। मतलब जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाए तो उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। और ये शुद्ध रक्त जो है ये आपको पल्मोनरी जो सिरा दिखाई पड़ रहा है ये जुड़ा रहता है किससे? इसी फेफड़ा से जुड़ा रहता है, और इस फेफड़ा के माध्यम से शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो शुद्ध रक्त सबसे पहले पहुँच रहा है बायां आलिंद में। तो प्रश्न ये पूछे कि सबसे पहले शुद्ध रक्त हमारे हृदय के किस भाग में पहुँचता है? तो किस भाग में पहुँच रहा है? बायां आलिंद में पहुँच रहा है। उसके बाद ये जो है बायां नीलय में आता है। बायां आलिंद से कहाँ आ रहा है शुद्ध रक्त? बायां नीलय में। और उसके बाद
ये जो नली दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी, और इससे क्या होता है, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जो है वो पंप कर जाता है। तो प्रश्न पूछे कि शुद्ध रक्त कौन ले जा रहा है, तो शुद्ध रक्त धमनी ले जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, ये शुद्ध रक्त हमारे पूरे शरीर में फैल जा रहा है, प्रत्येक कोशिका के पास पहुंच जाता है और कोशिका श्वसन की प्रक्रिया करती है, और श्वसन प्रक्रिया के पश्चात कोशिका CO2 छोड़ती है, और CO2 क्या होता है, वो रक्त जो है उस CO2 को लेकर वापस शरीर से हृदय के पास आता है, और हृदय से मतलब जो है पूरे शरीर से हृदय के पास ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस रक्त, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं, जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध रक्त। क्या बोलेंगे, अशुद्ध रक्त। और ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो उसको शुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो अशुद्ध रक्त। तो ये शिरा के माध्यम से जो दिखाई पड़ रहा है ये शिरा है, और ये महाशिरा इसी का जो एक पार्ट है शिरा का ही। तो ये महाशिरा के माध्यम से सबसे पहले ब्लड जो है वो दायां आलिंद में आता है। तो महाशिरा के माध्यम से कौन सा ब्लड आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है, तो अशुद्ध रक्त जो है वो दायां आलिंद में आता है। उसके बाद दायां निलय में आता है, और दायां निलय के माध्यम से ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फुसफुसीय धमनी। इस फुसफुसीय धमनी के माध्यम से पुनः फेफड़ा में चला आता है, और CO2 इस फेफड़ा से बाहर हो जाता है और फिर ऑक्सीजन मिल जाता है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो हमने क्या देखा, धमनी जो था वो शुद्ध रक्त को ले जा रहा था, धमनी का क्या काम था, शुद्ध रक्त को ले जाना। शिरा का क्या काम था, शिरा का काम था अशुद्ध रक्त को ले जाना। लेकिन अगर पूछे कि फुसफुसिया शिरा ये क्या ले जाता है, तो फुसफुसिया शिरा है तो ये शिरा, लेकिन ये अपवाद है कि फुसफुसिया शिरा ये अशुद्ध रक्त ना ले जाके शुद्ध रक्त ले जा रहा है। उसी प्रकार से फुसफुसिया धमनी, तो धमनी जहाँ बात आए तो आपको लगेगा कि ये शुद्ध रक्त ले जाना चाहिए, लेकिन ये फुसफुसिया धमनी जो है ये अपवाद के रूप में है कि ये शुद्ध रक्त न ले जाके अशुद्ध रक्त को ले जाता है। तो फुसफुसिया शिरा, फुसफुसिया धमनी ये जस्ट अपोजिट वर्क करता है। मतलब धमनी तो शुद्ध रक्त ले जाता है, लेकिन फुसफुसिया धमनी अशुद्ध रक्त ले जाता है। शिरा तो अशुद्ध रक्त ले जाता है, लेकिन फुसफुसिया शिरा जो है वो शुद्ध रक्त को ले जाता है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आप समझ चुके होंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन था। तो कह रहा है शरीर का कौन सा भाग शुद्ध रक्त को ले जाता है, कौन सा भाग, धमनी, ये भी शुद्ध रक्त को ले जाता है, और कौन जो है शुद्ध रक्त को ले जाएगा, तो फुसफुसिया शिरा, फुसफुसिया शिरा और धमनी शुद्ध रक्त को ले जाएगा, जबकि शिरा और फुसफुसिया धमनी ये क्या ले जाएगा, अशुद्ध रक्त को ले जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने और सुनने का कार्य करता है। तो देखिए दोस्त, मस्तिष्क को समझने के लिए एक ओवरऑल मस्तिष्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मस्तिष्क को मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे सामने वाले जो भाग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और सबसे अंत वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। इसी अग्र मस्तिष्क का 2 पार्ट होता है। कौन कौन पार्ट है, तो सबसे पहला पार्ट जो कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलेंगे, सेरेब्रम। और दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं डायएनसीफेनॉल। क्या बोलेंगे, डायएनसीफेनॉल। तो अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हो गए, एक सेरेब्रम, एक डायएनसीफेनॉल। इस सेरेब्रम का क्या काम है, तो इस सेरेब्रम का काम है कि हम जो भी याद करते हैं या फिर सोचने की जो हमारी क्षमता देती है, या फिर जो है हमारे जो है मतलब चिंतन का जो केंद्र होता है वो सारा जो है सेरेब्रम ही कंट्रोल करता है। तो सेरेब्रम का क्या काम है, सेरेब्रम का बुद्धि या फिर जो है हम लोग जो कुछ सोचते हैं, कुछ इच्छा जो होती है, इच्छा सोचने की शक्ति, ये सारा जो है कौन हमें प्रदान करता है, तो सेरेब्रम प्रदान करता है।
उसी प्रकार से जब आगे आएंगे डायएनसीफिनॉल, अग्र मस्तिष्क का ये दूसरा भाग जो था, ये दो भाग में बट जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं थैलमस और एक को बोलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। ये दोनों जो है अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, अग्र मस्तिष्क के डायएनसीफिनॉल का भाग है। थैलेमस से क्या होता है, थैलेमस से हमको ठंडा और गर्म की अनुभूति होती है। जब हम किसी ठंडे पदार्थ को छूते हैं तो वो ठंडा लगता है, इसकी सूचना हमको कौन देता है, थैलेमस। उसी प्रकार से गर्म की अनुभूति कौन देता है, थैलेमस। जबकि हाइपोथैलेमस का क्या काम है, तो हमको जो भूख और प्यास की अनुभूति होती है ये हमारे हाइपोथैलेमस के कारण ही महसूस होती है। अब हम आते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क का मुख्य रूप से एक ही भाग है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलेंगे इसको, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये क्या करता है कि हम जो भी देखते हैं और सुनते हैं उसका जो है कंट्रोल कौन करता है, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखने और सुनने का जो है कार्य तो देखने का कार्य आँख करता है, सुनने का कार्य जो है कान करता है, लेकिन ये दिमाग को जो मैसेज भेजता है कि हम जो देख रहे हैं उसके अनुरूप कार्य करें, तो वो जो है कौन कंट्रोल करता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उसी प्रकार से पश्च मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। दोस्तों देखिएगा, एक सेरिब्रम है जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग था, यहाँ पर सेरिबेलम है जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है। और एक है मेंडुला ओब्लिंगेटा। क्या बोलेंगे इसको, मेंडुला ओब्लिंगेटा। तो सेरिबेलम का क्या काम है, तो ये हमारे शरीर को बैलेंस करके रखता है। तो शरीर को बैलेंस करके रखने का कार्य करता है सेरिबेलम। जबकि मेंडुला का क्या काम है, तो मेंडुला का काम है ये बीपी जो कि ब्लड प्रेशर होते हैं हमारे शरीर का कितना है 120/80, उसको कंट्रोल करके रखता है। और साथ ही साथ प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का अर्थ है कि कोई ऐसा क्रिया जो कि अचानक घट गया तो उसके अचानक घटने वाले क्रिया के साथ हमारा शरीर कैसे बिहेव करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे एग्जांपल के रूप में आप समझ सकते हैं कि जैसे हम बाइक चला रहे हैं और अचानक आपका कोई कीड़ा जो है आंख में पड़ जाता है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक आंख जो है बंद हो जाता है। तो ऑटोमेटिक आंख बंद होना क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो इस प्रकार से ओवरऑल मस्तिष्क का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और उसमें जो है कौन सा मस्तिष्क क्या काम करता है, इसके बारे में आप लोगों ने समझा। तो अब जब प्रश्न पूछे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने और सुनने का कार्य करता है, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जबकि सेरेब्रम का क्या काम है, तो सेरेब्रम ये सोचने की क्षमता देती है। उसके बाद जो है हमारे इच्छा पे जो है इसका कंट्रोल होता है। थैलेमस क्या है, थैलेमस ठंडा और गर्म इसकी अनुभूति देती है थैलेमस। सेरेबेलम शरीर को बैलेंस बना के रखता है। तो शरीर को बैलेंस बना के कौन रखता है, सेरेबेलम। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए दोस्तों, ग्रंथि को समझने के लिए हम एक डायग्राम का जो है सहारा लेते हैं ताकि आपको बेहतर में समझ से आए। तो ग्रंथि जो होती है वो 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। कौन कौन, तो सबसे पहले होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है बहिस्रावी ग्रंथि, और तीसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलेंगे इसको, मिश्रित ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये कौन सा चीज़ का श्रावण करता है, मतलब कौन सा चीज़ इसको कौन सा चीज़ निकालता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये हार्मोन का श्रावण करती है। तो प्रश्न पूछे कि हार्मोन का श्रावण इनमें से कौन करता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि जो है ये एंजाइम का श्रावण करती है। एंजाइम निकालने का कौन काम करता है, तो बहिस्रावी ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि जो है ये हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है, मतलब दोनों को निकालने का काम करता है कौन, मिश्रित ग्रंथि। उसके बाद एक और जो प्रश्न पूछता है कि इनमें कौन सा नलिका विहीन ग्रंथि है, कौन से जो है नलिका युक्त ग्रंथि है।
तो अंतःस्रावी ग्रंथि में नालिका नहीं होती, मतलब नली नहीं होती है इस हार्मोन को निकालने के लिए। तो बिना नली का ही जो है इससे हार्मोन का स्रावन होता है। चूँकि ये बिना नली का होता है इसलिए हम इसको नालिका विहीन, मतलब जिसमें नली नहीं हो, नालिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। वहीं बहिस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, इसमें एंजाइम को निकालने के लिए नली लगी होती है, इसलिए इसको हम लोग नालिका युक्त ग्रंथि कहेंगे। इसमें नली होती है इसलिए। जबकि मिश्रित ग्रंथि में क्या है, इसमें कहीं कहीं जो है नली होती है और कहीं कहीं नली नहीं होती, मतलब दोनों का गुण पाया जाता है मिश्रित ग्रंथि। उसके बाद कभी कभी उदाहरण पूछता है कि इनमें कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है और कौन से बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो कुछ ग्रंथि को याद रखिएगा जिसमें कि अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन आता है। तो पीयूष ग्रंथि आते हैं, उसके बाद थायराइड ग्रंथि आते हैं, और उसके बाद पाराथायराइड ग्रंथि आते हैं। तो ये 3 ग्रंथि जो है मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। बहिस्रावी ग्रंथि में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हो गया दुग्ध ग्रंथि जो कि महिलाओं में पाया जाता है, उसके बाद पसीने वाली ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। उसके बाद यकृत जो कि सबसे बड़ा ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है। मिश्रित ग्रंथि में सिर्फ एक ही आते हैं, अग्नाशय। यहाँ से बहुत बार प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा मिश्रित ग्रंथि है, तो अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। तो आइए प्रश्न क्या था, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि, यकृत क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि, अमाशय क्या है, अग्नाशय क्या है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, अमाशय क्या है, तो ये बहिस्रावी ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें कौन अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कौन अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, कौन अस्थि से मांसपेशी को जोड़ता है। तो इसके लिए 2 टर्म याद रखना, एक बीबीएल, ठीक, क्या है ये, बीबीएल। बीबीएल का अर्थ हो गया बी से हो गया बोन, और इस बी से हो गया बोन, और एल से हो गया लिगामेंट, LIGAMENT। तो बोन और बोन को कौन जोड़ेगा, लिगामेंट। तो बीबीएल याद रखिएगा, बोन बोन लिगामेंट। बोन और बोन को कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। जबकि अगर पूछे कि अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो अस्थि को, इसको हम लिख देते हैं ऐसे, अस्थि को मतलब हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो अस्थि को मांसपेशी से जो जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन। तो बीबीएल बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, और बोन को मस्कल से जोड़ता है अस्थि। बोन, अस्थि को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बोन, और मांसपेशी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मस्कल। तो हड्डी को मस्कल से कौन जोड़ता है, टेंडन। तो ये दोनों प्रश्न बार बार पूछते हैं कि कौन बोन से बोन जोड़ेगा और कौन जो है बोन से मस्कल को जोड़ेगा। तो बोन से बोन लिगामेंट बीबीएल, और बोन से मस्कल टेंडन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव श्वसन के दौरान निम्न में से किस गैसों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल जो है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन गैसें हैं, तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुख्य रूप से 3 गैसें हैं। नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन कितना है 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये मुख्य रूप से हमारे वायुमंडल में गैसों का जो है प्रतिशत होता है। अब जैसे हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, ये जो वायुमंडल में जितने सारी गैसें हैं वो सारे गैसें जो हैं हमारे नाक के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचता है।
तो जब नाक के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचता है तो ये नाइट्रोजन भी जो 78% है ये हमारे फेफड़े में पहुंचता है। लेकिन चूँकि श्वसन में हमारा नाइट्रोजन का कोई योगदान नहीं होता, इसलिए जितना नाइट्रोजन अंदर जाता है उतना नाइट्रोजन फिर बाहर भी निकल जाता है। जबकि क्या होती है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है ये 21% हमारे शरीर के भीतर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये 0.03% हमारे शरीर के अंदर जाता है। ये हुआ क्या, जब हम लोग सांस लिए, जब सांस छोड़ते हैं तो छोड़ने के दौरान 78% का 78% जो है नाइट्रोजन बाहर आ जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या होता है, हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं तो 21% श्वसन के रूप 21% जो वो हमारे सांस के लिए जरूरी नहीं पड़ती, बल्कि हमारे सांस के लिए जो है 4% ऑक्सीजन ही ज़रूरत में आती है। बाकी 16% जो है वो वापस लौट जाता है, वापस जो है ये वायुमंडल में लौट जाता है। बाकी 4% जो यूज होता है वो 4% ऑक्सीजन जो है यूज होता है, और ऑक्सीजन जब श्वसन की काम में आते हैं ऑक्सीजन 4%, तो श्वसन के पश्चात वो बदल जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना हो जाएगी, तो 0.3% तो हम लिए ही थे, और 4% ऑक्सीजन जलकर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो लगभग 4 से 5% तक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि श्वसन के दौरान हम लोग कौन कौन से मुख्य रूप से गैसें लेते हैं, और फिर कितना कितना प्रतिशत अंदर जाता है, और जब छोड़ते हैं तो फिर कितना परसेंट। तो नाइट्रोजन जितना का लिए उतना ही निकल जाता है। ऑक्सीजन चूँकि 21% है, लेकिन हमारे श्वसन के लिए 4% ही ज़रूरत होती है, बाकी 16% वापस हो जाता है। और ये 4% जो लिए ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, इसलिए 4 से 5% जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के पश्चात कुल कितने ऊर्जा एटीपी प्राप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो ये श्वसन की प्रक्रिया जो है 2 चरणों में संपन्न होता है। पहले चरण को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहले चरण को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिस। जबकि दूसरे चरण को हम लोग बोलते हैं कीप्स चक्र। मतलब पूरा श्वसन जो है वो 2 चरणों में संपन्न होता है। तो पहले चरण को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिस, और दूसरे चरण को हम लोग बोलते हैं कीप्स चक्र। तो ये ग्लाइकोसिस की जो प्रक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के ही श्वसन हो जाता है। तो प्रश्न पूछता भी है कि बिना ऑक्सीजन की जो श्वसन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकोसिस बोलते हैं। जबकि कीप्स चक्र में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ग्लूकोज का यहाँ जो है पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता है। जबकि कीप्स चक्र में जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसमें जो है ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में क्या होती है कि जब ग्लूकोज टूटता है, पूरा तो नहीं टूटता है, आंशिक विभाजन होता है, मतलब पूरा कहाँ टूटेगा, कीप्स चक्र में। तो जब ये आंशिक विभाजन होता है तो इससे 4 एटीपी जो है वो एनर्जी प्राप्त होती है, 4 एटीपी। लेकिन ये टूटने की प्रक्रिया में 2 एटीपी क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बचता कितना है, तो बचता है 2 एटीपी रेस्ट ही बचता है। मतलब 4 एटीपी निर्माण हुआ और 2 एटीपी जो है ये प्रक्रिया में लग गया। तो 4 - 2 बराबर कितना हो गया, 2 एटीपी यहाँ बना। अब क्या होता है, ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में 4 एटीपी ऊर्जा और साथ ही साथ 2 पायरोविक एसिड ये बनता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में। तो क्या होता है, जब कीप्स चक्र में आते हैं तो यही 2 पायरोविक एसिड जो है पुनः जो है ये कीप्स चक्र में आके टूटता है। और 2 पायरोविक एसिड जो है कीप्स चक्र की प्रक्रिया में टूटने के बाद एक पायरोविक एसिड से 18 एटीपी ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। तो चूंकि 2 पायरोविक एसिड है तो कितना एनर्जी प्राप्त होगा, 2 × 18 बराबर 36 एटीपी। तो 36 एटीपी यहाँ एनर्जी प्राप्त हुआ, और ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी प्राप्त हुआ था, 2 एटीपी। तो टोटल कितनी एनर्जी हो गए, तो टोटल हो गए 36 और +2 बराबर 38 एटीपी। तो अगर पूछे श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के पश्चात कुल कितने ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो
38 एटीपी की प्राप्त होती है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी बनते हैं और किप्स चक्र में 36 एटीपी बनते हैं, टोटल 38 एटीपी। अगर पूछे कि कुल कितने बनते हैं, तो कुल कितने बनते हैं, अगर ये पूछे, ये तो प्राप्ति हुई कि 38 एटीपी जो है वो प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुल कितने बनते हैं, तो बनने की बात आएगी तो 4 एटीपी यहाँ बन रहा है और 36 एटीपी यहाँ बन रहा है, तो कुल 40 एटीपी बनते हैं। लेकिन 2 एटीपी क्या होता है, वो इस प्रक्रिया में लॉस हो जाता है, तो 38 एटीपी प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कह रहा है कि इनमें से किससे मानव शरीर का कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन करने का मुख्य उद्देश्य होता है एनर्जी प्राप्त करना। मतलब हम लोग का भोजन करने का मुख्य मकसद क्या है कि शरीर को एनर्जी मिले, और एनर्जी के लिए हम लोग क्या क्या भोजन करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, विटामिन लेते हैं, जल पी लेते हैं और खनिज लवण लेते हैं। मुख्य रूप से यही हम लोग भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो इससे लगभग 4.3 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है। वहीं अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से लगभग 4.2 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है। अगर वहीं वसा जो है, 1 ग्राम वसा का पूर्ण पाचन होता है तो लगभग 9.3 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है। 1 ग्राम वसा से 9.3। जबकि ये विटामिन एक ऐसा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है जिससे कि एनर्जी तो प्राप्त नहीं होती है, कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है इससे, लेकिन ये विटामिन जो है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए इस विटामिन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और भी हमारे शरीर के इम्पोर्टेंट फंक्शन को करने में इस विटामिन का योगदान होता है। तो इस प्रकार से विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। तो किससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, विटामिन से। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 4.3। प्रोटीन के 1 ग्राम से जो है 4.2 कैलोरी मिलेगा, और वसा के 1 ग्राम पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से जो विटामिन है वो कौन कौन है, तो विटामिन ए, उसके बाद विटामिन बी कम्प्लेक्स में बहुत तरह के विटामिन आते हैं, जिसमें B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है। इसके अलावा विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ये मुख्य रूप से विटामिन है। इसमें से विटामिन ए का क्या काम है, तो ये जो है हमारे आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए ये जो है आँख की रोशनी को जो है काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। ठीक है। इसका नाम क्या है, अगर केमिकल नाम पूछे तो रेटिनॉल। B1 इसके कमी से जो है बेरी रोग होता है। रेटिनॉल और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, ये भी याद रखिएगा। B1 की कमी से बेरी, जबकि इस विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। विटामिन B2 के जो कमी से रोग होता है वो होता है मुख्य रूप से त्वचा का फटना, या फिर कभी कभी जी देखते होंगे फट जाता है। तो ये जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। क्या है, राइबोफ्लोविन। B3 इसकी कमी से मुख्य रूप से जो है मतलब कहा जाए कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन।
B3 का रासायनिक नाम नियासिन। B5 को जो है हम लोग रासायनिक नाम में पेंटोथ्रिक एसिड बोलते हैं। इसको पेंटोथ्रिक एसिड B5 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेगरा। कौन रोग बोलते हैं? प्लेगरा। B6 की कमी से एनीमिया होता है और B12 की भी कमी से एनीमिया होता है। तो B6 और B12 दोनों की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। B6 का जो रासायनिक नाम है इसको हम लोग बोलते हैं पैरिडॉक्सिन। और B12 का जो रासायनिक नाम है इसको हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामीन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामीन। उसके बाद आते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? अस्कर्वी मतलब दांत और मसूड़े से जब ब्लड आने लगता है तो उसको हम अस्कर्वी बोलते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी के कमी से जो रोग होता है वो मुख्य रूप से हड्डी कमज़ोर पड़ जाता है, हड्डी का कमज़ोर होना। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, इसके कमी से जनन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, जनन शक्ति का कमज़ोर होना। और इसका रासायनिक नाम क्या है? टेक्केफेरॉल। टेक्केफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम, विटामिन ई का नाम टेक्केफेरॉल। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो ब्लड का थक्का नहीं जमता है। यही प्रश्न भी था कि किसके कमी से जो है ब्लड का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन के का? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है इसको हम लोग बोलते हैं फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। तो दोस्तों ये सारा विटामिन का मैंने एक बार रिवाइज आपको करवा दिया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, B3 से जो है बाल सफ़ेद हो जाते हैं, B5 से जो है पेलेग्रा नाम की रोग होती है, B6 और B12 से एनीमिया होता है, विटामिन B की कमी से अस्कर्वी होता है, विटामिन डी से हड्डी का कमज़ोर हो जाता है, विटामिन ई से जनन शक्ति का जो है कमज़ोर हो जाता है, विटामिन के से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। रासायनिक नाम के में चले तो विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथ्रिक एसिड, B6 का पैरिडॉक्सिन, B12 का साइनोकोबालामिन, B6 का एस्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सीफेरॉल, E का टेक्कोफेरॉल और K का फिलोक्विनोन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। तो दोस्तों आपने ये 10 प्रश्न देखा, लेकिन इस 10 प्रश्न का जो डिस्कशन था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको एक बार फिर से आप वीडियो देखिएगा तो इससे क्या हो जाएंगे, आपको जो है जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ था वो आपको याद हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर ये सीरीज पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा ये लग रहा है। और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।